हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी करंट अफेयर की अगली क्लास है। तो आज हमारा जो करंट अफेयर है वो करंट अफेयर है 21 अगस्त 2025 का। ओके, तो मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे। आज का हमारा जो करंट अफेयर है वो भी रोज की तरह एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाला है और इस करंट अफेयर को हम व्याख्या के तौर पर और वन लाइनर के तौर पर भी पढ़ेंगे। पिछली क्लास में लास्ट में क्या हुआ था कि आवाज़ चली गई थी, वो मुझे बाद में पता चला। तो वो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। अगर आपको लगता है कि सर दूसरी भी क्लास ले लेना उसकी, तो दूसरी क्लास ले लूँगा। ओके, तो जो स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी क्लास है ये एसएससी, रेलवे, इसके अलावा और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए ये हमारी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो बस जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेट पीसीएस की यानी पीएससी की बात करूँ, तो यहाँ पर यह करंट अफेयर उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ कुछ तौर पर अगर मैं प्री की बात करूँ तो प्री के लिए यहाँ पर यूपीएससी के प्री के लिए भी ये करंट अफेयर हम पढ़ सकते हैं। यानी सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो ये लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, यहाँ पर जैसा कि लिखा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज की जो हमारी पहली खबर है वो है खेल जगत से संबंधित। मोहम्मद सलाह ने तीसरी बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड बनाया। थोड़ा इनके बारे में हम समझते हैं क्या है ये। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने इतिहास रचा है। वे पहले खिलाड़ी बने थे एफ ओ एफ ए प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, 3 बार इन्होंने ये जीता है। मंगलवार को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। सालाह के शानदार सीजन के एक और उपलब्धि, तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम याद रखना है बस। ओके, और ये कहाँ के हैं? लिवरपूल के। चलिए, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट कम था क्योंकि ये इंडिया का नहीं था। करंट अफेयर जो भी खेल से संबंधित आता वो इंडिया का आता, लेकिन खेल जगत से संबंधित आज का जो करंट अफेयर कोई इंडिया का था नहीं, इसलिए मैंने ये डाल दिया। अगली न्यूज़ है पश्चिम बंगाल में। ये न्यूज़ है हमारी योजना से संबंधित, यानी जो योजना टॉपिक है उससे संबंधित हमारी ये न्यूज़ है। तो ये एक न्यूज़ क्या, पश्चिम बंगाल ने वियतनामी उद्यमियों को सॉरी उद्यमियों की वापसी के लिए श्रम श्री योजना शुरू की है। तो कौन से राज्य ने? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की। इस योजना में क्या क्या बातें बोली गई, किस लिए ये योजना लागू की गई? इस योजना की इस राज्य की पहली ऐसी जनजाति है जो उस बैल प्रवासी मजदूरों को शामिल करती है जिनमें अन्य राज्यों में कथित भाषाई भेदभाव, उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। ठीक है, उनके लिए ये योजना है जो वापस अपने राज्य में लौट रहे हैं। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 5,000 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो अधिकतम 1 वर्ष तक या राज्य में नई नौकरी मीटिंग तक उपलब्ध। देखो, ये सब मैं आपको बताऊं, ये योजना वोजना कुछ नहीं है,
ठीक है। ये योजना वोजना कुछ नहीं होती हैं, ये सिर्फ वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए योजना चलाई जा रही है। ऐसे ही एक योजना है लाडली बहना योजना, जो मध्य प्रदेश में संचालित है अभी। उसका भी पूरा जो उद्देश्य था वो था वोट यानी इलेक्शन में जीतना। ठीक है, चलिए अगली जो करंट अफेयर है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत का समुद्री मछली उत्पादन 44.95 लाख टन प्रति टन है। ठीक है, चलिए संसदीय राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बताया कि भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 44.95 लाख टन तक पहुंच गया है, जो 2020-21 की तुलना में इतना अधिक है, यानी 34.76 लाख की तुलना में ये अधिक है। यानी पहले कितना था, इतना था, अब इतना हो गया है, तो अधिक है लगभग 10 लाख टन। यह वृद्धि दर औसत 8.9% प्रतिवर्ष है। यह उपलब्धि सरकार की सतत मत्स्य पालन विकास और जलवायु अनुकूलन, समुद्री एवं तट पर प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना और राष्ट्रीय जलवायु नवाचार वैशिष्ट कृषि, मतलब इनका कहने का मतलब ये है, पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2020-21 में इतना था, और आपको ये याद रखना है कि इसको बढ़ाने के लिए कौन सी योजनाएं चालू की गई थी। ठीक है, चले अब यहाँ पर मैंने ये साथ में लगाया है कि भारत में मत्स्य क्षेत्र की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े एक्वाकल्चर उत्पादक। एक्वाकल्चर का मतलब होता है जल के अंदर, जलीय कृषि को अगर हम इसको हिंदी में बात करें तो जलीय कृषि। जलीय कृषि का तात्पर्य क्या होता है? जलीय कृषि का मतलब होता है जल में जो कृषि की जाती है वो। ओके, दूसरे सबसे बड़े, देखो अगर मछली पालन की हम बात करें तो मछली उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरे स्थान पर है। वही अगर हम जलीय कृषि यानी एक्वाकल्चर उत्पादक की बात करें तो भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर उद्योगों का बहुत महत्व है। भारतीय नीली क्रांति ने मछली पकड़ने और एक्वाकल्चर उद्योगों में काफ़ी सुधार किया है। उद्योगों को सनराइज सेक्टर के रूप में माना जाता है। भारतीय मत्स्य पालन ने हाल ही में अंतर्देशीय से समुद्री वर्चस्व वाले मत्स्य पालन में एक प्रतिमान परिवर्तन देखा है। वर्ष 1980 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मछली उत्पादन में 36% से हाल ही में 70% के साथ प्रमुख उत्पादनकर्ता बन गया है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21-22 में के दौरान मछली उत्पादन 16.25 MMT सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। तो इस लाइन को आपको याद नहीं करना है। वहीं अगर हम बात करें कि शीर्ष उत्पादक राज्य कौन से हैं, तो सबसे पहले नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको ये बता देना है। क्लियर, चलिए अगली जो खबर है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ है। भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया है।
भारत और सऊदी अरब ने संयुक्त कार्यदल यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) पर एक प्रमुख संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है। यह समझौता 20 अगस्त 2025 को एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक में आयोजित किया गया। यानी वर्चुअल बैठक का मतलब होता है वीडियो कॉल के माध्यम से, ठीक है। भारत के केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और सऊदी अरब के परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के मंत्री सालेह बिन नासिर अल जासर, नाम देख रहे हो भाई, देखिए, ठीक है, शामिल हुए। अब ये संयुक्त कार्य समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्या है? यह एक मिनट, तो ये क्या है? एक स्थायी अर्धस्थायी समिति है जिससे दो या दो से अधिक संगठनों, सरकारों, एजेंसियों या संस्थानों के प्रतिनिधि मिलकर बनाते हैं ताकि किसी खास मुद्दे पर सहयोग किया जा सके, जानकारी का आदान प्रदान किया जा सके और संयुक्त रूप से किसी गतिविधि का समन्वय किया जा सके। यानी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें जैसे कोई एजेंसियां हैं, सरकारें हैं, संगठन हैं, इनके कुछ प्रमुख मिलकर बातें करें और समाधान उसका निकालें। अभी हाल ही में ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है, 130वां संविधान संशोधन। लोकसभा में अमित शाह ने पेश किए 3 विधेयक, गंभीर आरोप में हिरासत वाले पीएम, सीएम, मंत्रियों को हटाने का प्रावधान। ओके, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री किसी गंभीर अपराध जिसमें न्यूनतम सजा 5 वर्ष के आरोप, मतलब कोई गंभीर सजा जिसमें जो न्यूनतम सजा होती है वो 5 वर्ष की होती है, ठीक है, आरोप में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखते हैं तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें पद से हटाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान अपने आप को लागू हो जाएगा सॉरी यह प्रावधान अपने आप लागू हो जाएगा यदि 31वें दिन तक इस्तीफा या हटाने की कार्रवाई नहीं होती है, तो यह कदम जवाबदेही या राजनीतिक दुरुपयोग की आशंकाओं के बीच संवैधानिक और राजनीतिक विमर्श में बड़ा बदलाव दर्शाता है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आसान भाषा में इसको समझाता हूँ। अभी हाल ही में अमित शाह ने एक बिल पारित मतलब पेश किया है जिसको बोला गया है संविधान का 31। अगर ये बिल पास हो जाता है तो संविधान में कौन सा संशोधन हो जाएगा? 130वां संविधान संशोधन। अब इस संशोधन में यानी इस बिल में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री कोई गंभीर अपराध में यहाँ पर सूची दी गई है, अगर कोई अपराध किया है जिसकी न्यूनतम सजा 5 वर्ष होती है, ठीक है, अगर ऐसे किसी आरोप में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहते हैं, ठीक है। अगर वो 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो 31वें दिन तक अगर उसने इस्तीफा नहीं दिया है या वो अपने पद से नहीं हटा है तो उसको ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। यानी सीधी बात ये है कि अगर 30 दिन तक कोई जेल में या हिरासत में रहता है तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बिल आया था, इस बिल की बहुत बुराइयां हैं, बहुत कमियां हैं, ठीक है। अब इसमें बिल की मैं एक आपको कमी बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मेरी सरकार है, कहीं मेरा चलता है, इसमें हर जगह मेरी चलती है, पुलिस मेरे अंडर काम करती है, तो किसी भी व्यक्ति पर जो बड़ा मंत्री है, विपक्ष का मंत्री है, उस पर हम कोई भी आरोप सिद्ध कर दें कि इसने ये आरोप कर दिया, इसने ये कर दिया, तो उसको तो हम कैसे भी करके 30 दिन तक जेल में रख सकते हैं। आपकी पुलिस, आपका सब कुछ है, समझ रहे हो? तो बेचारे उसका तो पता चला जाएगा ना।
ठीक है। देखो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने अपराध किया है, ठीक है, तो वो अपराध की उसको सज़ा मिलती है, वो प्रावधान दिए गए पहले उनको बना रहने दिया जाए, ओके। और मेरे हिसाब से सीधी बात ये है कि अगर कोई सत्ता दल का कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई भी केंद्रीय मंत्री है, तो उसको जेल नहीं होती है, उसको बचा लिया जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें जो लाई गई हैं वो लाई गई हैं विपक्ष के लिए। क्या है संविधान संशोधन 131 संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी अनुच्छेद 75 क्या कहता है कि देश में प्रधानमंत्री और उसका एक मंत्रिमंडल के गठन होना चाहिए। अब नए संशोधन के मुताबिक अगर कोई मंत्री लगातार 30 दिन तक गंभीर अपराध, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जेल में है, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा देंगे, ठीक है, क्लियर। प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो 31वें दिन बाद वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री खुद कार्यकाल के दौरान 30 दिन तक लगातार ऐसे आरोप में जेल में रहे हैं तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना पड़ेगा या खुद ही उनका जो पद है वो समाप्त मान लिया जाएगा, ठीक है। अगला, राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों को कैसे हटाया जा सकेगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यों में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित है, जैसे कि यहाँ पर था 75वां अनुच्छेद। नए संशोधन के तहत अगर किसी राज्य का मंत्री वही वहाँ पर जो दी गई है केंद्र में वही राज्य में भी शामिल होगा, क्लियर हो गया। ये सब चीज़ें हैं जो आपको समझना है और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वन लाइनर। तो पहला है 20 अगस्त 2025 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो 81। ग्राम सभाओं की कार्यप्रणाली को सशक्त और आधुनिक बनाने के लिए किस राज्य में सबसे पहले एआई टूल सभा सार को लागू किया गया है, तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। किस राज्य में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया है, तो उत्तर प्रदेश का। ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना ने किस स्थान पर आरोग्य स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया है, तो तवांग, अरुणाचल प्रदेश। कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 30 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनु भाकर को कांस्य पदक मिला, ओके। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो नेपाल को। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता यानी कंज्यूमर बन गया है, तो दूसरा। सद्भावना दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाज चैंपियनशिप में गुरुश गुप्ता को कौन सा पदक मिला है, स्वर्ण पदक। दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण संधि सहमति बनाने हेतु किस स्थान पर बैठक आयोजित की गई है, तो जिनेवा में। तो ये थे हमारे वन लाइनर और व्याख्या के तौर पर सारा हमारा करंट अफेयर। आपको करंट अफेयर इससे कहीं पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को ऐसे ही चलाते चलिए, मैं आपके साथ हूँ। आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी आती है तो मेरा नंबर मैंने आपको पहले भी दे चुका हूँ,
मैं फिर से दे रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद।